हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब लोग। मैं आशा करता हूं कि आप सभी लोग स्वस्थ होंगे और सुरक्षित होंगे। देखिए, हम लोग जनरल साइंस की बायोलॉजी सीरीज़ में चैप्टर नंबर 7 डिस्कस कर रहे हैं, जो है अंतःस्रावी तंत्र एंडोक्राइन सिस्टम। इससे पहले वाले चैप्टर में, मतलब चैप्टर नंबर 6 में, हम लोगों ने नियंत्रण एवं सामंजस्य एक टॉपिक कंप्लीट किया था। और वहाँ मैंने आप लोगों को बताया था कि हमारे शरीर में बहुत सारे ऑर्गन सिस्टम हैं, बहुत सारे अंग तंत्र हैं जो अपना अपना काम करते हैं, और इन अंग तंत्रों के बीच में एक सामंजस्य बिठाना होता है, एक कोऑर्डिनेशन एस्टैब्लिश करना होता है। और इस कोऑर्डिनेशन को एस्टैब्लिश करने के लिए हमारे शरीर में नर्वस सिस्टम, मतलब स्नायु तंत्र पाया जाता है। और ये स्नायु तंत्र इलेक्ट्रिकल सिग्नल के माध्यम से, और इलेक्ट्रिकल सिग्नल को ले जाने के लिए और लाने के लिए कौन है, न्यूरॉन्स हैं, ये सिस्टम पाया जाता है। लेकिन इसके साथ ही एक सिस्टम और पाया जाता है जिसको बोलते हैं केमिकल मैसेंजर, जिसको बोलते हैं हॉर्मोन्स। और हार्मोन निकलते हैं अंतःस्रावी ग्रंथियों से। अभी मैं थोड़ी देर में ही आप लोगों को क्लियर करूंगा कि ये ग्रंथि क्या है और अंतःस्रावी ग्रंथि क्या है। देखिए, मैंने यहाँ पे लिखा है अंतःस्रावी, जिसको इंग्लिश में बोलते हैं एंडोक्राइन, और वहाँ हमने पढ़ा था नर्वस सिस्टम। तो हम लोग इन दोनों को कंबाइंड करके पढ़ते हैं तो ये बन जाता है न्यूरो एंडोक्राइन सिस्टम। और इसका अध्ययन करने वाली जो विज्ञान की ब्रांच बनती है उसको बोलते हैं न्यूरो एंडोक्राइनोलॉजी। अगर हम केवल नर्वस सिस्टम की स्टडी करते हैं तो न्यूरोलॉजी, इसके साथ में एंडोक्राइन सिस्टम को भी ऐड कर देते हैं तो ये बन जाता है न्यूरो एंडोक्राइनोलॉजी। तो देखिए, अब मैं आप लोगों को यहाँ पर क्लियर करता हूँ कि एंडोक्राइन ग्लैंड्स मतलब अंतःस्रावी ग्रंथियाँ और ग्रंथियाँ क्या होती हैं। तो देखिए, सबसे पहले मैं यहाँ पर आपको क्लियर करता हूँ कि ये ग्रंथि क्या है। ये ग्रंथि क्या है? ग्रंथि को इंग्लिश में बोलते हैं ग्लैंड, इसको बोलते हैं ग्लैंड। अब ये ग्लैंड क्या है, देखिए, हम जानते हैं हमारा शरीर जो है उसकी सबसे छोटी इकाई कोशिका है। कोशिका आपस में मिलकर ऊतक बनाती हैं, ऊतक आपस में मिलकर अंग बनाते हैं, अंग आपस में मिलकर अंग तंत्र बनाते हैं, और अंग तंत्र आपस में मिलकर एक इंडिविजुअल का फॉर्मेशन करते हैं। तो कोशिका हमारे शरीर की सबसे छोटी फंक्शनल और स्ट्रक्चरल यूनिट है। तो ग्रंथि क्या है कि कोशिकाओं का समूह, कोशिकाओं का समूह जिससे कोई जूस निकलता है, जिससे कोई रस निकलता है, इंग्लिश में इसको बोलते हैं जूस। तो द ग्रुप ऑफ सेल विच हैज कैपेसिटी टू रिलीज जूस। अच्छा, ये जो जूस है, इस जूस में या तो एंजाइम्स हो सकते हैं, ये सेम टॉपिक मैंने आप लोगों को चैप्टर 1 में भी क्लियर किया था। एंजाइम हो सकते हैं या हॉर्मोन्स हो सकते हैं। अभी हम लोग इसको क्लियर करेंगे। हॉर्मोन्स हो सकते हैं। कोशिकाओं का वह समूह जो कोई जूस निकालता है, मतलब जिससे कोई लिक्विड निकलता है। जैसे मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ, हम लोग पाचन में लार ग्रंथि पढ़ रहे थे। तो लार ग्रंथि मतलब ऐसी ग्रंथि जिससे लार निकलती है। लार क्या है? एक जूस है, एक रस है जिसमें बहुत सारे प्रकार के एंजाइम्स और मिनरल्स पाए जाते हैं। तो देखिए, कोशिकाओं का वह समूह जिससे कोई लिक्विड निकलता है, जिससे कोई जूस निकलता है, और उस जूस में या तो वो एंजाइम होगा या वो हार्मोन्स होगा या कुछ मिनरल्स और कुछ अदर चीज़ें भी हो सकती हैं। हम लोग विशेष रूप से यहाँ पे बात करेंगे हार्मोन्स की। हम लोग यहाँ बात करेंगे हार्मोन्स की। तो देखिए, ग्रंथि समझ में आ गया। अब देखिए, जो ग्रंथि एंजाइम्स निकालती है, देखिए ग्रंथि मतलब ग्लैंड, ऐसी ग्रंथि जिससे एंजाइम निकलते हैं, जिससे एंजाइम निकलते हैं, उसको बोलते हैं बाह्य, बाह्य मतलब बाहर, बाह्य स्रावी ग्रंथि। उसको बोलते हैं बाह्य स्रावी ग्रंथि या एक्सोक्राइन ग्लैंड, एक्सोक्राइन ग्लैंड। और ऐसी ग्रंथि जिससे हॉर्मोन्स निकलते हैं, जिससे हॉर्मोन्स निकलते हैं, उसको बोलते हैं अंतःस्रावी, अंतःस्रावी ग्रंथि, या हम लोग इसको बोलते हैं एंडोक्राइन ग्लैंड। और हमारे लिए
आज इस चैप्टर में एंडोक्राइन ग्लैंड इज द इंटरेस्ट, इज द पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट, ये हमें मुख्य रूप से आज पढ़ना है। अब देखिए बाह्यस्रावी और अंतःस्रावी ग्रंथियों में मैंने थोड़ा सा एक डिफरेंस आपको क्लियर किया है। अब पहले थोड़ा सा मैं यहाँ पर एंजाइम और हार्मोन्स में भी डिफरेंस क्लियर कर देता हूँ। देखिए एंजाइम्स होते हैं प्रोटीन। अगर आप लोगों को प्रोटीन्स क्या है ये समझना है तो हम लोगों ने चैप्टर 1 न्यूट्रिशन का पार्ट 2 वीडियो है, उसमें मैंने प्रोटीन्स को थोड़ा सा डिटेल में आपको क्लियर किया है, तो वो वाला वीडियो आप लोग देख सकते हैं। तो देखिए प्रोटीन को हमने वहाँ 2 भागों में बांटा था, एक थी स्ट्रक्चरल प्रोटीन और एक थी फंक्शनल प्रोटीन। तो जो फंक्शनल प्रोटीन थी उसको हमने ग्लोब्यूलर प्रोटीन भी बोला था। तो ये जो एंजाइम होते हैं, ये हैं ग्लोब्यूलर प्रोटीन, ये ग्लोब्यूलर प्रोटीन है। मतलब इनकी शेप कैसी होती है, गोल जैसी होती है। हम लोग ग्लोब्यूल को ऐसे लिख लेते हैं, इट इज ग्लोब्यूलर प्रोटीन। और देखिए एंजाइम की एक और बहुत अच्छी कैरेक्टरिस्टिक है, एक विशेषता है कि एंजाइम जहां निकलता है वहीं पर अपना फंक्शन कर देता है। जैसे हमारी लार ग्रंथि से एक एंजाइम निकलता है टाइलिन, और वो टाइलिन एंजाइम का काम है कि हमारे मुख में जो उबली हुई स्टार्च आई है, जो बॉइल्ड स्टार्च आई है, उसका पाचन करना है। मतलब क्या हुआ कि एंजाइम जहां निकलता है वहीं पर अपने कार्य को पूरा कर देता है। अब हार्मोन्स क्या है, देखिए हार्मोन्स प्रोटीन भी हो सकते हैं, हार्मोन प्रोटीन भी हो सकते हैं और स्टेरॉइड भी हो सकते हैं। अब स्टेरॉइड क्या है, देखिए स्टेरॉइड में कोलेस्ट्रॉल न्यूक्लियस होता है। कोलेस्ट्रॉल फैट का ही एक मॉलिक्यूल है कोलेस्ट्रॉल, तो स्टेरॉइड मॉलिक्यूल में विशेष रूप से क्या है, कोलेस्ट्रॉल है। तो देखिए हार्मोन्स या तो प्रोटीन हो सकते हैं, स्टेरॉइड हो सकते हैं, या प्रोटीन डेरिवेटिव हो सकते हैं। प्रोटीन डेरिवेटिव को बोलते हैं व्युत्पन्न प्रोटीन डेरिवेटिव। तो देखिए एंजाइम केवल प्रोटीन होते हैं, और वो कौन से प्रोटीन है, ग्लोबुलर प्रोटीन है। हार्मोन्स प्रोटीन भी हो सकते हैं, स्टेरॉइड भी हो सकते हैं, और प्रोटीन डेरिवेटिव भी हो सकते हैं, जिसको हम लोग बोलते हैं ग्लाइकोप्रोटीन। तो देखिए एक चीज आप लोगों को याद रखनी है कि हार्मोन्स जरूरी नहीं है कि हमेशा प्रोटीन ही होंगे। ज़्यादातर केस में, मोस्ट ऑफ द केसेस में हार्मोन्स प्रोटीनियस होते हैं, लेकिन स्टेरॉइड भी हो सकते हैं। जैसे हमारे सेक्स हार्मोन्स हैं, प्रोजेस्टेरॉन है, टेस्टोस्टेरॉन है, ये कोलेस्ट्रॉल बेस्ड होते हैं। ठीक है, तो देखिए हमारी 2 ग्रंथियां हैं, 2 प्रकार की ग्रंथियां हैं। ऐसी ग्रंथियां जो एंजाइम को सीक्रेट करती हैं। देखिए फिर यहाँ पे एक पॉइंट आ रहा है, सीक्रेट करती हैं, हमारी बॉडी के अंदर ही किसी चीज का निकलना, दिस इज कॉल्ड सीक्रेशन, श्रावण। और बॉडी से बाहर का निकलना, दैट मीन्स एक्सक्रीशन, उत्सर्जन। तो ये उत्सर्जन नहीं है, ये सीक्रेशन है। तो कोशिकाओं का वो समूह जो एंजाइम को स्रावित करता है, जो एंजाइम को रिलीज करता है, वो बाह्यस्रावी, और जो हार्मोन्स का सीक्रेशन करता है वो अंतःस्रावी। और समझिए एक पॉइंट, इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि जो बाह्यस्रावी ग्रंथियां हैं, उनमें नलिकाएं पाई जाती हैं, मतलब ऐसे समझिए कि हमारे मुख में जो लार ग्रंथि है वो अंदर मुंह में तो नहीं है। हम जब खाना खाते हैं तो हमारे मुंह में केवल क्या दिखाई देता है, टीथ है, टंग है, ऊपर वाला तालू है ना। इसके अलावा कोई ग्लैंड तो हमको दिखाई नहीं दे रहा है। तो ग्लैंड है किसी और जगह, लेकिन उसकी नलिकाएं हमारे मुंह में खुल रही हैं। तो इसका मतलब यह है कि बाह्यस्रावी ग्रंथियों में नलिकाएं पाई जाती हैं, इसीलिए इनको बोलते हैं डक्टेड ग्लैंड, या इसको बोलते हैं नलिका युक्त ग्रंथि। मैं देखिए आपको एक बार और बता देता हूं कि ये वीडियोस थोड़े से एक्सप्लोरेटिव हैं, थोड़े से डिटेल्ड हैं। देखिए एग्ज़ाम का पैटर्न बदल रहा है, चाहे कोई भी एग्ज़ाम हो, चाहे वो लेखपाल का हो, चाहे वो रेलवे का हो, चाहे वो PCS एग्ज़ाम हो, साइंस के क्वेश्चन पूछने का जो पैटर्न है वो बदल रहा है। अब असर्शन और रीज़न वाले क्वेश्चन आते हैं, कथन और कारक वाले क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो अब उस तरह से पढ़ना छोड़ दीजिए कि सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी है, सबसे छोटी ग्रंथि कौन सी है, इस तरह के क्वेश्चन अब नहीं पूछे जाने वाले। ठीक है, तो थोड़ा सा आप लोगों को डिटेल्ड होना पड़ेगा। तो देखिए
बाह्यस्रावी जो ग्रंथियां हैं उनमें डक्ट पाई जाती हैं तो उसको क्या बोल दिया, डक्टेड ग्लैंड, मतलब नलिका युक्त ग्रंथि। तो कोशिकाओं का वो समूह जिसमें नाली पाई जा रही है, जिसमें नलिकाएं पाई जा रही हैं, जो एंजाइम को रिलीज करती हैं, उसको बोलते हैं बाह्यस्रावी ग्रंथि। और ऐसी ग्रंथि जिसमें हॉर्मोन्स रिलीज हो रहे हैं और कोई नलिका नहीं है, मतलब नलिका विहीन ग्रंथि, इसको बोलेंगे डक्टलेस ग्लैंड। अब समझिए कि हॉर्मोन्स जिस ग्रंथियों से निकल रहा है उसमें कोई नलिकाएं, कोई कैपिलरी, कोई डक्ट प्रकार की नहीं पाई जा रही है। इसका मतलब हॉर्मोन्स कहाँ रिलीज होगा, हॉर्मोन सीधे सीधे ब्लड में रिलीज होगा। तो हमारा जो ब्लड है, हम लोग पढ़ चुके हैं कि ब्लड हमारा कैसा है, ट्रांसपोर्ट सिस्टम है। हमारे शरीर में किसी सामान को, किसी रॉ मटेरियल को एक जगह से दूसरी जगह ले जाने का काम ब्लड करता है। इसीलिए ब्लड को कनेक्टिव फ्लूइड टिश्यू बोलते हैं, तरल संयोजी ऊतक बोलते हैं। देखिए, आप लोग चीज़ों को इंटरकनेक्ट करके पढ़ेंगे तो चीज़ें बहुत लंबे समय तक आपको याद रहने वाली हैं, ठीक है। तो हॉर्मोन्स जो है वो सीधे ब्लड में रिलीज होते हैं। अब इसका क्या सिग्निफिकेंस है कि सीधे ब्लड में रिलीज होते हैं, मतलब समझिए कि एक एग्जांपल देता हूँ आपको छोटा सा, कि आप लोग रास्ते में कहीं जा रहे हैं, आपने रास्ते में कहीं सांप देख लिया, या आपका जो रोड है उसके सामने से सांप गुजर के चला गया, तो आप लोगों की हार्ट बीट एकदम बढ़ जाएगी, आप पसीना पसीना हो जाते हैं। तो जो हार्मोन ने, जिस हार्मोन ने ये काम किया था, उस हार्मोन का नाम है एड्रेनलिन। और वो एड्रेनलिन हार्मोन निकलता है किडनी के ऊपर, एक ग्लैंड है एड्रिनल ग्लैंड। आप समझिए, किडनी के ऊपर एड्रिनल ग्लैंड है, और काम कहाँ किया उसने, हार्ट में काम किया। तो निकलते कहीं पर हैं और इफेक्ट कहीं शो करते हैं। तो हॉर्मोन्स में डक्ट नहीं पाई जाती है, जिसमें डक्ट पाई जाती है वो तो जहाँ निकलता है वहीं काम करता है, और जिसमें डक्ट नहीं पाई जाती है वो सीधे सीधे ब्लड में सीक्रेट होते हैं। ब्लड में सीक्रेट होने के बाद उनके जो इफेक्टर ऑर्गन है, जिस ऑर्गन को वो इफेक्ट करेगा, सीधे उसी की सेल को जाकर इफेक्ट करता है। तो जो एड्रेनलिन हार्मोन है वो निकलेगा, सीधे ब्लड में मिलेगा, ब्लड से सीधे हार्ट सेल्स को स्टिमुलेट करेगा, हार्ट बीट को बढ़ा देगा, हमें एक्टिव करेगा और हमें वहाँ से भागने के लिए प्रेरित करेगा। तो हॉर्मोन्स जो हैं वो एक केमिकल मैसेंजर हैं जो सूचना को एक जगह से दूसरी जगह पहुंचाते हैं और हमको तैयार करते हैं किसी भी काम करने के लिए। अब जैसे एक हार्मोन है ग्रोथ हार्मोन, वो निकलता है हमारे मस्तिष्क की एक छोटी सी ग्रंथि है पीयूष ग्रंथि, और ग्रोथ हार्मोन पूरे शरीर की वृद्धि के लिए जरूरी है। अगर ग्रोथ हार्मोन कम हो गया या ज़्यादा हो गया तो फिर उसका पढ़ेंगे हम लोग क्या प्रभाव बनता है। तो हमारे देखिए शरीर में निकल कहीं से रहा है हार्मोन, लेकिन उसका इफेक्ट कहीं और शो हो रहा है। तो ये इस वजह से है क्योंकि उनमें डक्ट नहीं पाई जाती है, हार्मोन सीधे के सीधे रक्त में डाल दिए जाते हैं, और जहाँ पर वो अपना इफेक्ट शो करता है सीधे उसी कोशिकाओं तक पहुँच जाता है, ठीक है। तो यहाँ तक हमने ग्रंथि के प्रकार, एंजाइम, हार्मोन ये सब पढ़ लिया है। अब देखिए आपकी स्क्रीन पर एक डायग्राम दिखाई दे रहा है, उस डायग्राम में अंतःस्रावी ग्रंथियों को लोकेट किया गया है। तो आप लोग देख पा रहे होंगे, सबसे पहले जो मस्तिष्क है, मस्तिष्क में है पीयूष ग्रंथि, पिट्यूटरी ग्लैंड, और पिट्यूटरी ग्लैंड के पास ही है हाइपोथैलेमस। ध्यान दीजिए, हाइपोथैलेमस हमने पढ़ा है ब्रेन के पार्ट में। हाइपोथैलेमस ब्रेन का पार्ट है, मतलब वो तंत्र का पार्ट है, लेकिन यहाँ भी अपनी भूमिका निभाता है। हाइपोथैलेमस ब्रेन का पार्ट है, मतलब कंट्रोल एवं कोऑर्डिनेशन वाले चैप्टर का भाग है। फिर है पिट्यूटरी ग्लैंड, पिट्यूटरी ग्लैंड एंडोक्राइन ग्लैंड, एंडोक्राइन सिस्टम का भाग है। पिट्यूटरी ग्रंथि से, पीयूष ग्रंथि से बहुत सारे हार्मोन निकलते हैं, हम एक एक करके पढ़ेंगे। फिर हम लोग देख रहे हैं थायराइड है, पैराथायराइड है, थाइमस है, किडनी के ऊपर जो है वो एक ग्लैंड है एड्रिनल ग्लैंड जिसको अधिवृक्क ग्रंथि बोलते हैं। फिर हम लोग देख रहे हैं गोनेट्स हैं, गोनेट्स मतलब जनन अंग हैं। तो ये सारे हमको एक एक करके पढ़ने हैं। तो हम लोग सबसे पहले स्टार्ट करें। देखिए अब यहाँ पर भी मैं एक चीज़ और बता दूँ आपको, दो प्रकार की ग्रंथि तो पढ़ी है हमने, अंतःस्रावी, बाह्यस्रावी। एक और प्रकार की ग्रंथि होती है जिसमें दोनों गुण पाए जाते हैं, मतलब ऐसी ग्रंथि जो एंजाइम को भी रिलीज करती है और हार्मोन्स को भी रिलीज करती है। अगर आपको याद हो तो हमने डाइजेशन वाले चैप्टर में ये डिस्कस किया था, और इस प्रकार की ग्रंथि को बोलते हैं मिश्रित ग्रंथि, मिक्सोक्राइन ग्लैंड। और ऐसी एक ग्रंथि है जिसका नाम है अग्नाशय, पैनक्रियाज।
पेनक्रियास से एंजाइम भी निकलता है, अगर आप लोगों को याद हो, और हार्मोन्स भी निकलते हैं। पेनक्रियास से हार्मोन निकलता है इंसुलिन, पढ़ेंगे हम लोग यहाँ पर, तो डिटेल करते हैं हम लोग इसकी। तो देखिए अंतःस्रावी ग्रंथियों में सबसे पहले आता है पिट्यूटरी ग्लैंड या पीयूष ग्रंथि। हम लोग पढ़ते हैं उसको एक एक करके। देखिए पहली अंतःस्रावी ग्रंथि है पिट्यूटरी ग्लैंड। इसकी लोकेशन मैंने आपको बताई थी, मस्तिष्क में हाइपोथैलेमस और थैलेमस के पास ये पाई जाती है। बहुत छोटी ग्रंथि है और सबसे पहला जो इंपॉर्टेंट पॉइंट बनता है इसमें वो यही है कि ये सबसे छोटी अंतःस्रावी ग्रंथि है। सबसे छोटी अंतःस्रावी ग्रंथि, सबसे छोटी अंतःस्रावी ग्रंथि है, और इसको हम लोग मास्टर ग्लैंड भी बोलते हैं। मास्टर क्यों? क्योंकि ये बहुत सारे दूसरी ग्रंथियों को कंट्रोल करती है। देखेंगे हम अभी इसमें ही आगे चल के कि पिट्यूटरी ग्लैंड आकार में सबसे छोटी है लेकिन बहुत सारी ग्रंथियों को ये कंट्रोल करती है, इसीलिए इसको मास्टर ग्लैंड भी बोलते हैं। और इसको आर्केस्ट्रा ऑफ एंडोक्राइन सिस्टम भी बोला जाता है। आर्केस्ट्रा, आप लोग जानते होंगे आर्केस्ट्रा पार्टी होती है, मुख्य आकर्षण का केंद्र होती है किसी भी पार्टी में। तो हमारे शरीर में जो एंडोक्राइन सिस्टम है उसका मेन कंट्रोलर कौन है? पिट्यूटरी ग्लैंड, इसीलिए इसको मास्टर ग्लैंड या आर्केस्ट्रा ऑफ एंडोक्राइन सिस्टम भी बोला जाता है। अब देखिए ये जो पिट्यूटरी ग्लैंड है, ऐसे समझिए कि ये पिट्यूटरी ग्लैंड है, ये जो मेरी मुट्ठी है ये पिट्यूटरी ग्लैंड है। इसके आगे वाला हिस्सा जो हमको दिखाई दे रहा है इसको बोलते हैं एंटीरियर, अग्रभाग या अग्रपाली, और जो पीछे वाला हिस्सा है उसको बोलते हैं पोस्टीरियर। तो एंटीरियर लोब, लोब का मतलब होता है कि भाग, और पोस्टीरियर लोब, हम लोग पिट्यूटरी ग्लैंड को दो भागों में पढ़ते हैं और दोनों भागों से अलग अलग हार्मोन्स निकलते हैं। तो मैं यहाँ पर पिट्यूटरी ग्लैंड का सबसे पहले लिखता हूँ अग्रभाग, या मैं और हिंदी में अच्छी में लिखूँ तो अग्रपाली, या इसको बोलते हैं एंटीरियर लोब। एंटीरियर लोब पिट्यूटरी ग्लैंड को दो भागों में बांटती है। जो आगे वाला भाग है उसको एंटीरियर बोलते हैं, जो पीछे वाला भाग है उसको पोस्टीरियर बोलते हैं। तो जो एंटीरियर लोब है, एक और इंपॉर्टेंट बात, हाइपोथैलेमस कंट्रोल्स दिस एंटीरियर लोब। हाइपोथैलेमस जो तंत्रिका तंत्र का हिस्सा है वो हाइपोथैलेमस पिट्यूटरी ग्लैंड के अग्रपाली को कंट्रोल करता है, पश्चपाली को कंट्रोल नहीं करता है। तो मैं यहाँ लिख देता हूँ हाइपोथैलेमस नियंत्रित करता है। देखिए पूरी मैं लैंग्वेज नहीं लिख रहा हूँ, यहाँ पर जगह नहीं है। हाइपोथैलेमस नियंत्रित करता है, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है। ऐसे ही आप लोग नोट्स बना सकते हैं, शॉर्ट नोट्स, ठीक है। तो पिट्यूटरी ग्लैंड के आगे वाले भाग को एंटीरियर लोब कहते हैं और इस एंटीरियर लोब को कंट्रोल कौन करता है? हाइपोथैलेमस कंट्रोल करता है। अब इससे निकलने वाले हार्मोन्स को देखिए। इससे निकलने वाले जो हार्मोन हैं सबसे पहले मैं पढ़ता हूं दैट इज वृद्धि हार्मोन। वृद्धि हार्मोन, वृद्धि हार्मोन, इसको बोलते हैं ग्रोथ हार्मोन। ग्रोथ हार्मोन, या और देखें इसको बोलते हैं सोमैटोट्रॉफिक हार्मोन। तो शॉर्ट में इसको बोलते हैं STH। सोमैटो पूरा नहीं लिख रहा हूं मैं यहाँ पर, आप लोग ऐसे याद रख लीजिए। वृद्धि हार्मोन को ग्रोथ हार्मोन बोलते हैं, या STH सोमैटोट्रॉफिक हार्मोन इसको बोलते हैं। नाम से पता चल रहा है इसका काम क्या होगा, ठीक है। एक और पॉइंट मुझको याद आया कि पिट्यूटरी ग्लैंड सबसे छोटी है, मास्टर ग्लैंड बोलते हैं, आर्केस्ट्रा ऑफ सिस्टम बोलते हैं। एक और नाम है इसका, हम लोग इसको सेल ऑफ टर्सिका, सेल ऑफ टर्सिका भी बोलते हैं, ठीक है। कुछ बातें इसमें हैं जो आप लोग बार बार पढ़ेंगे तो आप लोगों को और अच्छे से याद हो जाएंगी। तो वृद्धि हार्मोन है। अच्छा, वृद्धि हार्मोन का सबसे पहले कार्य लिखते हैं। हम लोग पूरा सिस्टम से पढ़ेंगे इसको कि हार्मोन का काम क्या है, इसकी कमी से क्या होगा और इसकी अधिकता से क्या होगा, ठीक है। तो वृद्धि हार्मोन का कार्य क्या होगा? देखिए वृद्धि नाम से पता चल रहा है, शरीर की वृद्धि को नियंत्रित करना, वृद्धि को नियंत्रित करना, वृद्धि नियंत्रित करना, और वृद्धि नियंत्रित करना, और उसमें भी विशेष रूप से किसकी? हड्डियों की वृद्धि को नियंत्रित करना। क्योंकि हमारा देखिए, हमारे जो शरीर का ढांचा है वो हड्डी है,
हड्डी बड़ी होंगी तो हमारा शरीर बड़ा होगा, हड्डियों का ढांचा छोटा होगा तो शरीर भी छोटा होगा। तो शरीर की वृद्धि को नियंत्रित करती है, विशेष रूप से किसकी वृद्धि को? हड्डियों की वृद्धि को नियंत्रित करती है वृद्धि हार्मोन। वृद्धि हार्मोन कहाँ से निकल रहा है? पिट्यूटरी ग्लैंड के आगे वाले हिस्से से, ठीक है। अब देखिए इसकी कमी से क्या होता है, यहाँ पर क्वेश्चन बनते हैं कि ग्रोथ हार्मोन की कमी से चाइल्डहुड में क्या होगा, एडल्टहुड में क्या होगा। बचपन में अगर कमी हो गई तो क्या होगा, और युवावस्था में या वयस्क अवस्था में कमी हो गई तो क्या होगा। तो मैं देखिए यहाँ लिखता हूँ इसको, सबसे पहले लिखता हूँ अधिकता। वृद्धि हार्मोन की अधिकता से क्या होगा, अधिकता। यहाँ पर लिखता हूँ बाल्यकाल, बहुत शुद्ध हिंदी हो जाती है कभी कभी, दिस इज चाइल्डहुड, चाइल्डहुड। और वयस्क, इसको बोलते हैं एडल्टहुड, एडल्ट। तो देखिए बचपन में अगर ग्रोथ हार्मोन की अधिकता है तो शरीर का आकार कैसा होगा, शरीर का आकार बड़ा होगा, भीमकाय होगा। इसको बोलते हैं हम लोग भीमकाय। शरीर कैसा हो जाएगा, बड़ा हो जाएगा। इंग्लिश में इसको बोलते हैं जाइजेंटिज्म, जाइजेंटिज्म, ठीक है। और इसी को बोलते हैं अतिकायता, हिंदी में अतिकायता, भीमकायता या जाइजेंटिज्म या अतिकायता। अच्छा, अगर एडल्टहुड में ग्रोथ हार्मोन का सीक्रेशन ज़्यादा हो गया है, मतलब शरीर की वृद्धि हो चुकी है और फिर भी मान लीजिए कोई इम्बैलेंस हो गया और एडल्टहुड में ग्रोथ हार्मोन का सीक्रेशन हो गया, तब क्या होगा भाई। देखिए हड्डियां तो पहले जितनी बढ़ सकती थी बढ़ चुकी हैं, लेकिन फिर भी ग्रोथ हार्मोन रिलीज हो गया है, तो अब हड्डियों की लंबाई और चौड़ाई नहीं बढ़ेगी, वो मोटाई में बढ़ना शुरू हो जाएंगी। मोटाई में बढ़ेंगी तो हमारे शरीर का जो ढांचा है बड़ा कुरूप लगेगा, भद्दा लगेगा। हो सकता है कि हमारी जो आँखों के ऊपर की जो हड्डियां हैं ये बाहर निकल आएँ, हमारी जो चीक बोन्स हैं ये बाहर निकल आएँ। ऐसा भी हो सकता है कि हमारी जो रीढ़ की हड्डी है इसमें कुबड़ बन जाए। तो अगर वयस्क अवस्था में ग्रोथ हार्मोन अधिक हो जाता है, ज़्यादा सीक्रेट होता है, तो यहाँ पर जो कंडीशन बनती है उसको बोलते हैं एक्रोमेगैली, इसको बोलते हैं एक्रोमेगैली, और हिंदी में बोलेंगे अग्रिम अतिकायता, अतिकायता, एक्रोमेगैली। और कभी कभी कुबड़ बन जाता है, रीढ़ की हड्डी जो है मुड़ जाएगी, फिर कुबड़ बन जाता है, उस कुबड़ को बोलते हैं काइफोसिस, काइफोसिस। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है। तो देखिए बचपन में अधिक हो रहा है तो भीमकाय शरीर हो जाएगा, और एडल्टहुड में अगर ग्रोथ हार्मोन ज़्यादा रिलीज हो रहा है तो वो जो उसका शरीर है वो कुरूप हो जाएगा, कुबड़ बन सकता है। अब हम लोग देखते हैं कि कमी से क्या होगा। अगर ग्रोथ हार्मोन की कमी है चाइल्डहुड में, चाइल्डहुड हम लोग जानते हैं बचपन में, अगर बचपन में इसकी कमी होगी तो सीधी सी बात है उसके शरीर का आकार छोटा रहेगा, मतलब कैसा रहेगा, बौना हो जाएगा। वो कैसा होगा, बौना। और बौने को क्या बोलेंगे, ड्वार्फिज्म। उसका शरीर छोटा रह जाएगा, ड्वार्फिज्म उसको हो जाएगा। छोटे छोटे हाथ पैर होंगे, उसकी लंबाई छोटी होगी। अच्छा, इस तरह के जो बौने हैं उनको बोलते हैं, इस फिनोमेना को बोलते हैं एटीलियोसिस, एटीलियोसिस। और उन बौनों को बोलते हैं मिजेट्स, जो शरीर में छोटे छोटे होते हैं, 4-4 फुट के। आपने देखे होंगे अखबार में 4-4 फीट के आदमी हैं, तो उनको क्या बोलते हैं, मिजेट्स बोलते हैं, मिजेट्स, ठीक। तो ये था पिट्यूटरी ग्लैंड के एंटीरियर लोब से सीक्रेट होता है ग्रोथ हार्मोन या सोमेटोट्रॉफिक हार्मोन, उसका काम, उसकी अधिकता और उसकी कमी। हम लोग देखेंगे कि इसके अग्रपाली से वृद्धि हार्मोन रिलीज हुआ है, इससे गोनेडोट्रोपिक हार्मोन, लैक्टोट्रोपिक हार्मोन और थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन, ये कुछ हार्मोन्स हैं जो रिलीज होते हैं। अभी दूसरे नंबर का हार्मोन हम लोग पढ़ते हैं। ये दूसरा हार्मोन है थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन, या इसको हम लोग बोलते हैं TSH। तो बड़ा सिंपल सा काम है कि पिट्यूटरी ग्लैंड के एंटीरियर लोब से ये TSH हार्मोन ये थायराइड ग्रंथि को स्टिमुलेट करता है कि वो थायरॉक्सिन बनाए। इसका केवल इतना ही काम है कि ये थायराइड ग्रंथि को स्टिमुलेट करता है थायरॉक्सिन बनाने के लिए। तीसरा हार्मोन है गोनेडोट्रॉफिक हार्मोन। देखिए गोनेड का हमेशा मतलब होता है जनन अंग। जैसे जनन अंग जो मेल है उसमें होते हैं टेस्टिस, और जो फीमेल है उसमें होती है ओवरी, मतलब अंडाशय। तो हम लोग पढ़ते हैं
गोनेडोट्रोफिक हार्मोन का क्या काम है कि पिट्यूटरी ग्लैंड से निकलने वाले ये हार्मोन जो जनन अंग हैं उनको मोटिवेट करते हैं अपने काम करने के लिए, उनकी कोशिकाओं को एक्टिवेट करते हैं, स्टिमुलेट करते हैं और उनको तैयार करते हैं जनन प्रक्रिया शुरू करने के लिए। तो देखिए गोनेडोट्रोफिक हार्मोन्स का जो कार्य है वो है, देखिए कि जनन कोशिकाओं को स्टिमुलेट करना, अपने काम करने के लिए स्टिमुलेट करना या मतलब तैयार करना। ठीक है, कैसे तैयार करते हैं देखो। अब ये जो गोनेड्स हैं मैं अलग अलग लिख देता हूं, मतलब जनन अंग। ठीक है, हम लोग नर में मतलब मेल में पढ़ते हैं वृषण, और इंग्लिश में इनको बोलते हैं टेस्टिस। फीमेल में है, मादा में है मुख्य रूप से ओवरी, जिसको बोलते हैं अंडाशय, ओवरी, ये गोनेड्स हैं। ठीक है, अच्छा टेस्टिस जो है नर में जो वृषण कोष पाया जाता है, उनकी जो पर्टिकुलर कोशिकाएं हैं उनको बोलते हैं लेडिक सेल। लेडिक एक साइंटिस्ट का नाम रहा था, उन्होंने अपने नाम से रख दिया लेडिक सेल, या इनको बोलते हैं इंटरस्टिशियल सेल, मतलब अंतर कोशिका, इन्हीं का नाम है ये अंतर कोशिका। लेडिक सेल को ही इंटर सेलुलर सेल या अंतर कोशिका सेल बोलते हैं। अब देखिए ओवरी में पाया जाता है, ओवरी में थीका इंटरना, ये हिंदी में लिखेंगे तो ऐसे आ जाएगा थीका और इंटरना। और एक और है ग्रेन्युलोसा। ठीक, अब समझिए कि पिट्यूटरी ग्लैंड का जो एंटीरियर वाला पार्ट है उससे गोनेडोट्रोपिक हार्मोन्स निकलते हैं, जो गोनेड्स को, जो जनन अंगों को स्टिमुलेट करते हैं, तैयार करते हैं। अब हम लोग जानते हैं कि हर अंग जो है वो कोशिका से मिलकर बना है। जो टेस्टिस है उसमें जो कोशिका पाई जाती है उसको बोलते हैं लेडिक सेल। ओवरी में जो कोशिका मिलती है उसका नाम है थीका इंटरना या ग्रेन्युलोसा। ठीक, अब समझिए गोनेडोट्रोफिक हार्मोन है दो, एक है फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन, इसको शॉर्ट में लिखते हैं FSH, और एक है ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन, इसको हम लोग शॉर्ट में लिखते हैं LH। अब समझिए ये मेल और फीमेल दोनों में ही काम करते हैं। देखिए मेल में क्या काम करेगा, मेल में टेस्टिस की सेल को एक्टिवेट करेगा, लेडिक सेल को एक्टिवेट करेगा, क्या बनाने के लिए, टेस्टोस्टेरोन बनाने के लिए। और टेस्टोस्टेरोन बनेगा तो जो द्वितीयक या बोले सेकेंडरी जो सेक्सुअल कैरेक्टर्स होते हैं उसको डेवलप करेगा। सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर का मतलब क्या है कि जो स्पर्म बनाने वाली जो डक्ट्स हैं उनको मोटा करेगा, उनको हेल्दी करेगा, और टेस्टिस के साइज को बढ़ाएगा, वृषण कोष के साइज को बढ़ाएगा। तो देखिए फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन फीमेल में क्या काम करेगा, उसकी ओवरी को, उसके अंडाशय को प्रेरित करेगा अंडा बनाने के लिए, ओव्यूल बनाने के लिए। ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन का भी यही काम है, और ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन जो एग बना है उसको बाहर निकालने का काम करेगा। मतलब क्या होगा कि ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन, फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन, ये मेल और फीमेल दोनों में ही पाए जाते हैं। इसमें कंफ्यूज नहीं होना है कि FSH फॉलिकल नाम आ रहा है तो इसलिए केवल फीमेल में होगा, नहीं, ये मेल और फीमेल दोनों में पाए जाते हैं। अच्छा एक चीज़ और देखिए, अगर ये मेल में कम है, अगर मेल में
FSH और ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन कम हैं, इससे क्या होगा कि उनके जो टेस्टिस हैं मेल के वो पूरी तरह से डेवलप नहीं होंगे, और हो सकता है कि जो उसकी जब क्या कहते हैं यौवन अवस्था आएगी, युवा अवस्था आएगी, तो ये टेस्टिस उसकी उदर गुहा से, मतलब जो लंबर कैविटी है, ये जो कमर से नीचे का हिस्सा है उससे नीचे ही ना आए, वो ऊपर ही रहें, पेट में ही रहें उसके। तो इस कंडीशन को बोलते हैं क्रिप्टो ऑर्चिड। मैं यहाँ लिख देता हूँ, स्पेशल नोट है ये नोट। FSH LH की कमी से मेल में, मतलब नर में क्या रोग हो जाता है? क्रिप्टो ऑर्चिड। क्रिप्टो ऑर्चिड में क्या होता है कि जो मेल के, जो आदमी के टेस्टिस होते हैं, वृषण होते हैं, वो ऊपर पेट में चले जाते हैं, ऐसे समझिए, वो नीचे नहीं आते हैं। तो FSH और LH दोनों में पाए जाते हैं। मेल में अगर कमी हो गई तो ये दिक्कत हो जाएगी, ठीक। तो एंटीरियर लोब से 3 हार्मोन हमने पढ़ लिए हैं, अभी कुछ हार्मोन और है। देखिए फोर्थ हार्मोन लैक्टोट्रॉफिक हार्मोन, इसको शॉर्ट में लिखते हैं LTH, लैक्टोट्रॉफिक हार्मोन। नाम से ही पता चल रहा है, लैक्टो मीन्स लैक्टोज मीन्स मिल्क। तो ये जो गर्भावस्था में ये जो महिलाएं हैं, उनमें जो मिल्क प्रोडक्शन है उसको स्टिमुलेट करता है, मिल्क प्रोडक्शन को स्टिमुलेट करता है। मैं यहाँ लिख देता हूँ, दुग्ध निर्माण को स्टिमुलेट करता है, स्टिमुलेट करता है लैक्टोट्रॉफिक हार्मोन गर्भावस्था में। और इसी लैक्टोट्रॉफिक हार्मोन को ही बोलते हैं प्रोलैक्टिन, PROLACTIN। प्रोलैक्टिन को इस शॉर्ट में लिखते हैं PRL हार्मोन, मतलब प्रोलैक्टिन हार्मोन। इट इज रेस्पॉन्सिबल फॉर द प्रोडक्शन ऑफ मिल्क इन जो गर्भावस्था है, ठीक है। 5th पॉइंट है एड्रीनोकॉर्टिकोट्रॉफिक हार्मोन। देखिए कुछ ऐसे टर्म हैं जिनकी हिंदी ही नहीं है, इसको बोलेंगे ACTH। अब ये है क्या समझिए, किडनी में जो हार्मोन है ऊपर जो पाया जाता है एड्रिनल ग्लैंड, उसके 2 पार्ट हैं, कॉर्टेक्स और मेडुला। तो एड्रीनोकॉर्टिकोट्रॉफिक हार्मोन को ये रेगुलेट करता है कौन? पिट्यूटरी ग्लैंड रेगुलेट करता है। जो जैसे ये हमारी जो किडनी है, इस तरह से पढ़ी है हमने, किडनी के ऊपर जो एड्रिनल ग्लैंड है, इस एड्रिनल ग्लैंड के 2 भाग हैं। जो बाहर वाला भाग है उसको बोलते हैं कॉर्टेक्स, और जो अंदर वाला भाग है उसको बोलते हैं मेडुला। तो ये बाहर वाले भाग को कंट्रोल करता है। उस बाहर वाले भाग से कुछ हार्मोन्स निकलते हैं, पढ़ेंगे हम लोग, ग्लूकोकॉर्टिकॉइड्स, मिनरलोकॉर्टिकॉइड्स, सेक्स हार्मोन्स, ये निकलते हैं। इसको कंट्रोल करने के लिए कौन है? पिट्यूटरी ग्लैंड है। इसीलिए पिट्यूटरी ग्लैंड को मास्टर ग्लैंड भी बोला जाता है, इसीलिए क्योंकि ये बहुत सारे अदर ग्लैंड्स को कंट्रोल करता है। तो देखिए पिट्यूटरी ग्लैंड के एंटीरियर लोब से कुल कितने हार्मोन्स निकलते हैं? 5। और भी कुछ हार्मोन्स हैं, लेकिन हम अपने एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से केवल 5 पढ़ते हैं। अब आएगा पोस्टीरियर लोब। पोस्टीरियर लोब से, पश्चपाली से कौन कौन से हार्मोन निकलते हैं? 2 हार्मोन हैं, पढ़ते हैं। पिट्यूटरी ग्लैंड के पोस्टीरियर लोब से, जिसको हम लोग पश्चपाली बोलते हैं, उससे निकलने वाले 2 हार्मोन हैं। देखिए पहला हार्मोन आप लोगों ने पढ़ा है एंटी डाईयूरेटिक हार्मोन, जिसको शॉर्ट में बोलते हैं ADH, और इसका एक और नाम है वैसोप्रेसिन। आप लोगों ने ये हार्मोन पढ़ा था जब हम लोग एक्सक्रीटरी सिस्टम पढ़ रहे थे, वहाँ पर हमने किडनी की फंक्शनिंग पढ़ी थी, नेफ्रॉन की स्ट्रक्चर पढ़ रहे थे, और वहाँ पर जल का पुनर्अवशोषण हो रहा था, वो एंटी डायूरेटिक हार्मोन ही करा रहा था। एक बार और बताता हूँ आपको, देखिए कि जब ब्लड का फिल्ट्रेशन होता है थ्रू नेफ्रॉन हम लोग जानते हैं एक्सक्रीटरी सिस्टम की सबसे छोटी क्रियात्मक और संरचनात्मक इकाई है। नेफ्रॉन में जब ब्लड का फिल्ट्रेशन होता है तो बहुत सारा जो वाटर है वो रह जाता है,
मतलब शरीर से बाहर निकलने के लिए तो जब हम छानते हैं उस ब्लड को तो उसमें से पानी जो है छन के अलग हो जाता है। अगर शरीर में उस पानी को दोबारा अवशोषित नहीं किया जाएगा तो इसका मतलब शरीर में पानी की कमी हो जाएगी। तो ये जो हार्मोन है एंटी डायूरेटिक हार्मोन, ये उस जो छन के अलग हो गया है पानी उसको दोबारा से रीएब्जॉर्ब कर लेता है। इससे क्या होगा, देखिए जो पानी छनकर अलग हो गया है ब्लड से, तो ब्लड कैसा हो गया, वॉल्यूम ब्लड का क्या हो गया, कम, और ब्लड कैसा हो गया, ब्लड हो गया गाढ़ा। गाढ़ा ब्लड होगा, धीरे धीरे चलेगा, तो ब्लड प्रेशर क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। ब्लड प्रेशर कम हो जाएगा उस व्यक्ति का जिसमें जल का पुनर्अवशोषण रीएब्जॉर्प्शन नहीं हुआ है। अगर ये एडीएच हार्मोन रिलीज हो जाएगा तो ये एडीएच हार्मोन क्या करेगा, उस वाटर को दोबारा से एब्जॉर्ब करा देगा, रीएब्जॉर्ब करा देगा। तो हमारा जो ब्लड है वो कैसा हो जाएगा, पतला हो जाएगा और वॉल्यूम ज़्यादा हो जाएगा, ब्लड प्रेशर ज़्यादा हो जाएगा और यूरिन का वॉल्यूम क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। बात आई समझ में कि एंटी डाईयूरेटिक हार्मोन क्या करता है, यूरिन के वॉल्यूम को कम कर देता है। यूरिन के वॉल्यूम को कम क्यों कर देता है, क्योंकि ये यूरिन में से वाटर को रीएब्जॉर्ब कर लेता है। ठीक है जी। और अगर इसकी कमी हो गई तो यूरिन का वॉल्यूम बढ़ जाएगा। अब समझिए एंटी डायूरेटिक हार्मोन का सबसे पहले कार्य देखिए। कार्य क्या है कि ये जल के अवशोषण को बढ़ा देता है, जल के अवशोषण को बढ़ा देता है। कहाँ पर, किडनी में। ठीक, तो जल का अवशोषण बढ़ा देगा। मान लीजिए अब इसकी हो गई कमी, तो जल का अवशोषण नहीं हो पाएगा। जल का अवशोषण नहीं होगा तो यूरिन का वॉल्यूम क्या होगा, ज़्यादा। यूरिन का वॉल्यूम क्या हो जाएगा, ज़्यादा हो जाएगा। उस व्यक्ति को बार बार यूरिन आएगा। उस कंडीशन को बोलते हैं डाईयूरेसिस। उस व्यक्ति को बार बार यूरिन आएगा। अच्छा, फिर इससे क्या होगा, देखो यूरिन वॉल्यूम बढ़ गया, उस व्यक्ति को बार बार जो है यूरिन आएगा। उस व्यक्ति के ब्लड में पानी की कमी है तो उसका ब्लड प्रेशर क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। उसका ब्लड प्रेशर कम हो जाएगा इसकी कमी से। और इस कंडीशन को हम लोग क्या बोलते हैं, इस कंडीशन को बोलते हैं डायबिटीज इंसिपिडस। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये। डायबिटीज इंसिपिडस को हिंदी में बोलते हैं उहक मेह। आप लोगों ने एक डायबिटीज मेलाइटस पढ़ी है जिसको मधुमेह बोलते हैं, इसको बोलते हैं उहक मेह। डायबिटीज इंसिपिडस क्यों होती है कि जब यूरिन का लेवल, यूरिन का वॉल्यूम बढ़ जाता है, किसी व्यक्ति को बार बार यूरिन आता है। क्यों आएगा, वैसोप्रेशन की कमी से आएगा। अच्छा, अगर इसकी अधिकता है, वैसोप्रेशन हार्मोन की अगर अधिकता है तो क्या होगा, अधिकता से जो उसका यूरिन का वॉल्यूम क्या हो जाएगा, कम। यूरिन का वॉल्यूम कम हो जाएगा, ब्लड में वाटर ज़्यादा हो जाएगा, जो ब्लड है वो पतला हो जाएगा। पतला हो जाएगा तो ब्लड जल्दी जल्दी बहेगा तो ब्लड प्रेशर बढ़ जाएगा। ठीक, समझ में आ रहा है आपको ये वाला पॉइंट? नहीं है तो वीडियो पॉज करिए, दोबारा से रिवाइंड करके सुनिए। देखिए, पश्चपाली से दो हार्मोन निकलते हैं। एक मैंने बता दिया एंटी डायूरेटिक हार्मोन। अब आता है दूसरा ऑक्सीटोसिन हार्मोन। देखिए, पिट्यूटरी ग्लैंड के पोस्टीरियर लोब से निकलने वाला दूसरा हार्मोन है ऑक्सीटोसिन हार्मोन, जिसको हम लोग पिटोसिन हार्मोन भी कहते हैं। इसका काम क्या है, देखिए कि जब प्रेगनेंसी का एकदम लास्ट स्टेज होती है, मतलब जब बच्चा पैदा होने वाला होता है, तो उस समय जो गर्भाशय है, जो यूटेरस है, उसको कॉन्ट्रैक्ट करने का काम, तभी तो बच्चा नीचे जाएगा। तो यूटेरस की वॉल को संकुचित करने का काम ऑक्सीटोसिन, और जब बच्चा पैदा हो गया उसके बाद दोबारा से उनको सिकोड़ने का काम ये कौन करेगा, ऑक्सीटोसिन। और एक चीज़, महिलाओं में ऑक्सीटोसिन हार्मोन रेस्पॉन्सिबल है उनके इमोशनल बिहेवियर के लिए। हमने देखा महिलाएं ज़्यादा इमोशनल रहती हैं, तो उसका कारण क्या है, ये ऑक्सीटोसिन हार्मोन है। और दूसरा काम कि ये मिल्क एजैकुलेटिंग हार्मोन है। जब बच्चा पैदा हो गया तो महिलाओं में जो मिल्क एजैकुलेशन का काम है, दुग्ध निकालने का काम है, वो कौन करता है, ऑक्सीटोसिन हार्मोन। और दूध बनाने का काम कौन करता है, लैक्टोट्रोफिक हार्मोन। ठीक है, ध्यान देना है। तो सबसे पहला तो कि ये गर्भाशय को संकुचित करता है,
और शिथिलित करता है, कॉन्ट्रैक्ट और रिलीज करता है। बहुत शुद्ध हिंदी है ये, शिथिलित। और दूसरा काम मिल्क एजैकुलेटिंग हार्मोन है, दूध निकालने का काम करता है। अच्छा, इसी ऑक्सीटोसिन हार्मोन को हम लोग लव हार्मोन भी कहते हैं। लव हार्मोन कि जब माँ और बेटे आपस में किस करते हैं तब भी ये ऑक्सीटोसिन हार्मोन का लेवल बढ़ जाता है, और महिलाओं के इमोशनल बिहेवियर के लिए भी ये ऑक्सीटोसिन हार्मोन रेस्पॉन्सिबल है। तो ऑक्सीटोसिन हार्मोन इज ऑल्सो नोन एज लव हार्मोन। लव हार्मोन। तो ये था जो पिट्यूटरी ग्लैंड है उसके दो पार्ट थे, एंटीरियर लोब और पोस्टीरियर लोब। ठीक है, हम लोग आगे देखेंगे अभी थायराइड ग्लैंड और पैराथायराइड ग्लैंड। थायराइड ग्रंथि, और इसको और शुद्ध हिंदी में बोलते हैं अवटु, अवटु ग्रंथि। इसके बारे में क्या इंपॉर्टेंट बात है कि अंतःस्रावी ग्रंथियों में सबसे बड़ी ग्रंथि यही है। सबसे छोटी कौन सी थी? पीयूष ग्रंथि, पिट्यूटरी ग्लैंड। सबसे बड़ी है ये अंतःस्रावी ग्रंथियों में, सबसे बड़ी, सबसे बड़ी किसमें? अंतःस्रावी में, अंतःस्रावी ग्रंथियों में। अब देखिए, थायराइड ग्लैंड को कंट्रोल करने के लिए एक हार्मोन था, थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन, जो पिट्यूटरी ग्लैंड से निकल रहा था। वो स्टिमुलेट करता है थायराइड को, क्या बनाने के लिए? थायरॉक्सिन हार्मोन बनाने के लिए, थायरॉक्सिन हार्मोन बनाने के लिए। देखिए, आपने लोकेशन तो देखी है, थायराइड ग्लैंड कहाँ मिलता है? जैसे ये हमारा ट्रैकिया है, ये हमारी श्वास नली है। श्वास नली में एक एच शेप का कुछ ऐसे थायराइड ग्रंथि पाई जाती है, और इसके पीछे वाले भाग पर मिलता है पैराथायराइड हार्मोन। जैसे मान लीजिए ये ट्रैकिया है, श्वास नली है, इसके आगे वाला हिस्सा है थायराइड और पीछे वाला हिस्सा है पैराथायराइड। तो ये जो थायराइड ग्रंथि है उससे कौन सा हार्मोन निकल रहा है? थायरॉक्सिन हार्मोन। और हम लोग ये थायरॉक्सिन हार्मोन को T3 T4 हार्मोन भी कहते हैं, T3 T4 हार्मोन। इसका काम क्या है? इसका काम है, देखिए, उपापचयी नियंत्रक। हमारे शरीर में हम लोग जानते हैं बहुत सारी जैविक रासायनिक क्रियाएं चलती हैं, उनको कंट्रोल करने के लिए उपापचयी नियंत्रक चाहिए। तो वो ये थायराइड है, इंग्लिश में इसको बोलते हैं मेटाबॉलिक रेगुलेटर, मेटाबॉलिक रेगुलेटर। आप लोगों ने एक नाम सुना होगा, BMR, BMR, बेसल मेटाबॉलिक रेट। तो ये बेसल मेटाबॉलिक रेट कौन कंट्रोल कर रहा है? थायरॉक्सिन हार्मोन। अगर थायरॉक्सिन हार्मोन ज़्यादा है तो BMR क्या होगी? ज़्यादा होगी। हमारे शरीर की क्रियाएं क्या होंगी? तेजी से होंगी। तो उस व्यक्ति का वेट थोड़ा सा कम मिलेगा। और जिस व्यक्ति में थायरॉक्सिन का लेवल कम है, BMR कम है, मतलब उसके शरीर के अंदर जो एक्टिविटी है वो कम हो रही है, तो वो जो भी खाना खाएगा वो सीधे उसके शरीर में डिपॉजिट होता जाएगा, मतलब उसमें मोटापा बढ़ जाएगा। आपने देखा होगा बहुत सारे लोगों को कि बोलते हैं कि हमें थायराइड है। थायराइड का मतलब है उनको कि थायरॉक्सिन हार्मोन की कमी होने से उनकी BMR कम हो गई है, उनके शरीर का जो मोटापा है वो बढ़ गया है। तो देखिए, कार्य क्या है इसका? उपापचयी नियंत्रक है। और दूसरा इंपॉर्टेंट काम, शरीर का टेम्परेचर मेंटेन करना। शरीर का टेम्परेचर, हम जानते हैं शरीर का नॉर्मल टेम्परेचर कितना है? 37 डिग्री सेल्सियस या 98.6 डिग्री फ़ारेनहाइट। तो ये कौन मेंटेन करता है? थायरॉक्सिन हार्मोन। अगर ये थायरॉक्सिन हार्मोन की कमी हो गई या अधिकता हो गई तो क्या होगा, उसको समझिए। देखो, अगर थायरॉक्सिन हार्मोन की कमी है, थायरॉक्सिन हार्मोन की कमी अगर ये बचपन में है, तो क्या होगा? देखिए, उस व्यक्ति की वृद्धि, उस बच्चे की वृद्धि रुक जाएगी, उस व्यक्ति की वृद्धि रुक जाएगी, मतलब शारीरिक वृद्धि नहीं हो पाएगी। तो कैसा रहेगा वो? बौना रहेगा, बौना। ठीक है। और उसके जो गोनेट्स हैं, उसके जो जनन अंग हैं, वो भी क्रियाशील नहीं होंगे। जनन अंग कैसे होंगे? नॉट एक्टिव होंगे। तो इस प्रकार का व्यक्ति, इस प्रकार का बच्चा बड़े होकर क्या बनेगा? वो स्टेराइल बनेगा। स्टेराइल का मतलब है नपुंसक। वो कैसा बनेगा? वो नपुंसक बनेगा, वो रिप्रोडक्टिवली एक्टिव नहीं होगा। इस कंडीशन को क्या बोलते हैं? इस कंडीशन को बोलते हैं क्रिटिनिज्म। क्या बोलते हैं? क्रिटिनिज्म। इस कंडीशन को क्रिटिनिज्म बोलते हैं। बौना है ये। अच्छा, बौना वहाँ भी था ग्रोथ हार्मोन की कमी से, लेकिन वो सेक्सुअली एक्टिव था, लेकिन ये सेक्सुअली स्टेराइल है। डिफरेंस देखिए आप।
अच्छा, अगर बचपन, अगर ये वयस्क अवस्था में हो जाए, एडल्ट में हो जाए, एडल्ट में अगर इसकी कमी हो गई तो व्यक्ति गूंगा बहरा हो सकता है, व्यक्ति गूंगा और बहरा हो सकता है, और उसके शरीर का जो फैट है वो थोड़ा सा बेढंग हो जाएगा, उसके जो हाथ पैर हैं वो कोई हाथ बड़ा कोई हाथ छोटा इस तरह से रह जाएगा। इस कंडीशन को बोलते हैं मिक्सोडीमा, मिक्सोडीमा, क्योंकि शरीर के अंदर वसा का डिपोजिशन होगा, फैट का डिपोजिशन होगा तो सूजन आएगी, और सूजन को इंग्लिश में बोलते हैं ईडीमा, ईडीमा, ODEMA, तो मिक्सोडीमा। तो थायरॉक्सिन हार्मोन की कमी से बचपन में और युवावस्था में अलग अलग होते हैं, मैंने यहाँ पर लिखवा दिए हैं। अब देखिए, अगर इसकी एक्सेस हो जाए, अगर इसकी, अच्छा कमी से एक और होता है, याद आ गया मुझे, दैट इज सिंपल गॉइटर। गॉइटर तो आप लोगों ने सुना होगा, घेंगा रोग होता है, घेंगा रोग। घेंगा रोग क्या होता है, देखिए समझिए इसको, कि थायराइड ग्रंथि में बनते हैं थायरॉक्सिन हार्मोन, जिसको हम लोग T3 T4 हार्मोन कहते हैं, और इस T3 T4 हार्मोन को बनने के लिए चाहिए आयोडीन। अगर हमारे भोजन में आयोडीन की कमी है तो T3 T4 हार्मोन का जो सिंथेसिस है वो डिले होगा, वो कम होगा, और हमारे शरीर में T3 T4 हार्मोन की आवश्यकता है तो हमारी ग्रंथि को ज़्यादा मेहनत करनी पड़ेगी। और हम लोग जानते हैं जब किसी ग्रंथि के द्वारा, जब किसी कोशिका के द्वारा ज़्यादा काम किया जाएगा तो उसका आकार बढ़ जाएगा, और उसका आकार बढ़ जाएगा, थायराइड ग्रंथि हमको यहाँ गले पर दिखाई देने लगेगी, उसी को बोलते हैं घेंगा रोग। तो थायरॉक्सिन हार्मोन की कमी किस वजह से हो सकती है, आयोडीन की कमी से। इसीलिए हमारे भोजन में आयोडीन को मिलाया जाता है, विशेषकर नमक में, क्योंकि हमको बहुत कम क्वांटिटी में चाहिए आयोडीन। तो नमक वैसे भी खाने में कम चाहिए, तो आयोडीन को कम क्वांटिटी में चाहिए, इसीलिए केवल नमक में मिलाया गया है। किस फॉर्म में, पोटेशियम आयोडेट की फॉर्म में, KiO3। तो ये था थायराइड ग्रंथि के बारे में। अब हम लोग देखते हैं कि इसके जस्ट पीछे जो ग्रंथि है, पैराथायरॉयड ग्रंथि, उसका क्या काम है। एक छोटा सा पॉइंट और, थायरॉक्सिन हार्मोन के साथ साथ एक और हार्मोन निकलता है थायराइड ग्रंथि से, उसको बोलते हैं थायरोकैल्सीटोनिन, उसको बोलते हैं थायरोकैल्सीटोनिन। इसका काम क्या, नाम से पता चल रहा है, थायरोकैल्सीटोनिन। ये क्या करता है, हड्डियों में कैल्शियम का स्तर बढ़ा देता है, कैल्शियम का स्तर बढ़ा देता है। मतलब कैसे बढ़ाएगा, जैसे मान के चलिए ये मेरे पास कोई हड्डी है, ये मेरी कोई बोन है, अस्थि है, और यहाँ पर है कोई ब्लड, रक्त नलिकाएं, तो रक्त में से कैल्शियम को कहाँ भेज देगा, हड्डियों में भेज देगा। तो हड्डियाँ कैसी हो जाएंगी, मजबूत हो जाएंगी। थायराइड ग्रंथि से निकलने वाला थायरोकैल्सीटोनिन हार्मोन क्या करता है, ये हड्डियों में कैल्शियम के अवशोषण को बढ़ा देता है। इसका मतलब ब्लड में कैल्शियम के लेवल को कम कर देता है। ठीक, अब जो दूसरा हार्मोन है उसको देखिए, दूसरा जो ग्रंथि है पैराथायरॉयड ग्रंथि, उसको देखते हैं हम लोग। ये जस्ट अपोजिट है इसके, पैराथायरॉयड ग्रंथि या ग्लैंड, या इसको बोलेंगे तो इसको बोलते हैं अवटू, इसको बोलते हैं अवटू ग्रंथि, पैराथायरॉयड हार्मोन। इससे एक हार्मोन निकलता है पैराथायरॉयड हार्मोन, पैराथायरॉयड हार्मोन। इस वीडियो में हम लोग केवल यहीं तक पैराथायरॉयड हार्मोन और इसके आगे के पढ़ेंगे, बाकी का हम लोग सेकंड वीडियो में पढ़ेंगे, क्योंकि वीडियो थोड़ा सा लेंथी हो जाएगा नहीं तो। पैराथायरॉयड हार्मोन को शॉर्ट में लिखते हैं PTH। इसका काम क्या है, देखिए इसका काम है कि हड्डियों में से कैल्शियम को ब्लड में दे देना, हड्डियों में से कैल्शियम को किस में दे देना, ब्लड में दे। इसका जस्ट उल्टा काम है। ये मेरे पास कोई अस्थि है, बोन, ये मेरे पास कोई ब्लड वेसल, तो ये कैल्शियम को कहाँ दे देगा, हड्डियों से ब्लड में दे देगा। तो हड्डियों में कैल्शियम की क्या हो जाएगी, कमी हो जाएगी। तो ये दोनों हार्मोन बैलेंस में काम करते हैं, ना तो ब्लड में कमी होनी चाहिए, ना ही अस्थियों में कैल्शियम की कमी होनी चाहिए। इन दोनों में बैलेंस बना रहेगा तो पूरा सिस्टम सही काम करेगा। अगर इनमें इम्बैलेंस हो गया तो पथरी बन जाती है। मान लीजिए कि ब्लड में कैल्शियम लेवल ज़्यादा हो गया, पैराथायरॉयड हार्मोन जो है वो ज़्यादा हो गया,
तो ब्लड में कैल्शियम ज़्यादा हो जाएगा। अगर ब्लड में कैल्शियम ज़्यादा है तो हमारी मांसपेशियों में कैल्शियम ज़्यादा पहुँचेगा, तो मांसपेशियों में ज़्यादा क्या होगी, कॉन्ट्रैक्शन होगा, संकुचन होगा। संकुचन होने से मसल्स में ऐंठन होगी। अगर पैराथायरॉयड हार्मोन की अधिकता हो जाती है, अधिकता, तो मांसपेशियों में क्या हो जाएगी, ऐंठन, क्योंकि मांसपेशियों को क्या चाहिए संकुचित होने के लिए, कैल्शियम। मांसपेशियों में ऐंठन ये हो जाएगी, और इसी कंडीशन को बोलते हैं टिटनी, TETANY, टिटनी कंडीशन। और एक हो जाएगी बीमारी उसको बोलते हैं ऑस्टियोपोरोसिस। अगर ब्लड में से बोन में से कैल्शियम ब्लड में जाता रहेगा, जो कि किसका काम है, पैराथायरॉयड का, तो हमारी हड्डियां कैसी हो जाएंगी, मुलायम हो जाएंगी, और उस कंडीशन को क्या बोलते हैं, ऑस्टियोपोरोसिस, अस्थि मृदुता। आई थिंक आप लोगों की समझ में आ रहा होगा। पैराथायरॉयड हार्मोन की अधिकता से ऑस्टियोपोरोसिस हो जाता है। तो ये था, 2 ग्रंथियां पढ़ी हैं हम लोगों ने, पिट्यूटरी ग्लैंड, पीयूष ग्रंथि, थायराइड ग्रंथि, और जस्ट उसके पीछे पैराथायरॉयड ग्रंथि। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग आगे की ग्रंथियां देखेंगे। इस वीडियो को बहुत अच्छे से वॉच करिए। देखिए, हम लोग इस वीडियो को बड़ा सिंपल भी बना सकते हैं। बस यहाँ पे इंपॉर्टेंट लिख दिया, इसको क्या कहते हैं, छोटी ग्रंथि कौन है, बड़ी ग्रंथि कौन है, ये हार्मोन क्या, इसका काम क्या। वो चीज़ें होती हैं टेम्परेरी, कि एग्ज़ाम से पहले 2 दिन पहले पढ़ लिया, एग्ज़ाम में याद आ गया तो ठीक है, नहीं तो तुक्का मार देंगे। लेकिन आपको अगर सर्टेन सक्सेस चाहिए, डेफिनेट सक्सेस चाहिए, तो मेहनत करनी पड़ेगी। आपको डिटेल्ड में केमिस्ट्री, बायोलॉजी, फिजिक्स, जनरल साइंस को अच्छे से पढ़ना पड़ेगा। देयर इज़ नो एक्सक्यूज़। अगर आप लोग सक्सेस होना चाहते हैं, आप लोगों को पढ़ना ही पड़ेगा। और साइंस का जिस तरह से वेटेज बढ़ा है, जिस तरीके से पैटर्न बदला है, तो आप लोगों को पुराने तरीके साइंस पढ़ने के बदलने पड़ेंगे। आप लोगों को थोड़ा सा एक्टिव होना पड़ेगा। ठीक है, तो अगर ये वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक और शेयर कर सकते हैं।